एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग की। आज का टॉपिक है एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर पार्ट 3, जिसमें हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आई होप आपने प्रीवियस फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट की वीडियो देख ली होगी। अगर आपको उसमें कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। पार्ट 3 को शुरू करने से पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देखिए। आई होप आपको इससे थोड़ा सा आइडिया मिल रहा होगा कि क्वेश्चन पेपर किस तरह का आता है, किस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में। सो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 50, सर्वाइकल सॉफ्टनिंग एंड यूट्राइन शफल आर क्लासिफाइड एज विच ऑफ द फॉलोइंग? ए डायग्नोस्टिक साइंस, बी प्रिजम्पटिव साइंस, सी प्रोबेबल साइंस एंड डी पॉजिटिव साइंस। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी प्रोबेबल साइंस। सर्वाइकल सॉफ्टनिंग का मतलब है गुडल साइंस जिसको हम कहते हैं, एंड यूट्राइन शफल, ये दोनों क्या है? प्रोबेबल साइंस है प्रेगनेंसी के। प्रोबेबल साइंस को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये एक ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग है जो सजेस्ट करती है प्रेगनेंसी को। अगर हम प्रोबेबल साइंस की बात करें तो हैगर साइन होता है। हैगर साइन में आपको पता है कि सॉफ्टनिंग होती है लोअर यूट्राइन सेगमेंट की। पिस्कैक्स साइंस विच इज़ एन एनलार्जमेंट एंड सॉफ्टनिंग ऑफ द यूट्रस। एंड अगर हम प्रिजम्पटिव साइंस की बात करें तो प्रिजम्पटिव साइंस सब्जेक्टिव सिम्टम्स होते हैं, सब्जेक्टिव साइंस होते हैं, सॉरी सिम्टम्स नहीं साइंस होते हैं, जो इंक्लूड करता है एमिनोरिया, नोजिया, वॉमिटिंग, यूरिनरी फ्रिक्वेंसी, ब्रेस्ट टेंडरनेस एंड other changes, so on. Next is question number 52. In which of the following types of spontaneous abortions would the nurse assess dark brown vaginal discharge and a negative pregnancy test? A threatened, B imminent, C missed, D incomplete. So correct option is C missed. Missed abortion में अर्ली फीटल यूट्राइन डेथ हो जाएगी, मीन्स जो फीटल होगा वो एक्सपेल नहीं होगा, सर्विक्स क्लोज होगा। जो पेशेंट होगा वो कंप्लेंट करेगा कि उसे डार्क ब्राउन वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है। उस टाइम पे जो हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट फाइंडिंग्स आएगी वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। अगर हम थ्रेटेंड अबॉर्शंस की बात करें, थ्रेटेंड अबॉर्शन में क्रैम्पिंग होती है एंड वेजाइनल ब्लीडिंग होती है अर्ली प्रेगनेंसी में, लेकिन सर्वाइकल डायलेटेशन नहीं होता। अगर हम इमिनेंट और इनएविटेबल अबॉर्शन की बात करें तो इसमें ब्लीडिंग होती है, क्रैम्पिंग होती है और सर्वाइकल डायलेटेशन होता है, लेकिन हम टर्मिनेशन को प्रिवेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट। अगर हम इनकम्प्लीट अबॉर्शन की बात करें तो उसमें एक्सपल्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन होगा, फीटस का एक्सपल्शन होगा, ब्लीडिंग होगी with cervical dilatation. Question number 53. Which of the following is described as premature separation of a normally implanted placenta during the second half of pregnancy, usually with severe hemorrhage? A. Placenta previa, B. Ectopic pregnancy, C. Incompetent cervix, D. Abruptio placenta. So correct option is डी अब्रुप्शियो प्लेसेंटा। क्वेश्चन में पूछा है कि प्रीमेच्योर सेपरेशन होगा प्लेसेंटा का, तो प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है? सबसे पहले प्लेसेंटा प्रीविया होता है जब हमारा प्लेसेंटा कवर कर देता है सर्वाइकल ओपनिंग को या फिर नियर होता है सर्वाइकल ओपनिंग के। और प्लेसेंटल अब्रप्शन क्या होता है? अब्रप्शियो प्लेसेंटा क्या होता है? जब वो डिटैच कर लेता है प्रीमेच्योरली फ्रॉम द यूट्रस। सो दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है, प्लेसेंटल अब्रप्शन क्या होता है। अगर हम बात करें एक्टोपिक प्रेगनेंसी की तो आपको पता है फॉल्स प्रेगनेंसी जिसको हम कहते हैं, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है इनकम्पिटेंट सर्विक्स। इनकम्पिटेंट सर्विक्स भी नहीं होगा। इनकम्पिटेंट सर्विक्स का मतलब होता है कि जो सर्वाइकल टिश्यू है वो बहुत वीक है, जिस वजह से क्या होता है प्रीमेच्योर बर्थ हो जाता है बेबी का। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? अब्रप्शियो प्लेसेंटा। प्रीमेच्योर सेपरेशन हो रही है नॉर्मली इम्प्लांटेड प्लेसेंटा की। क्वेश्चन नंबर 54. A nurse is planning care for a newborn of a diabetic mother. A priority nursing diagnosis for this infant is A. Hypothermia related to excess fat and high glycogen, B. Risk for injury related to low blood glucose level, C. Risk for delayed development related to excessive size,
D. Risk for aspiration related to impaired sucking and swelling reflexes. Correct option है B. Risk for injury related to low blood glucose level. इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर सबसे पहले तो लार्जर होते हैं देन अदर बेबीज़, और हम ड्यूरिंग डिलीवरी ये चीज़ ध्यान रखते हैं कि कोई भी इंजरी ना हो वेजाइनल बर्थ के टाइम पर। और जो इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर्स होते हैं उनको हाइपोग्लाइसेमिया होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। उनको उनकी ब्लड शुगर कंटिन्यू चेक करनी होती है बेबीज़ की। हम हाइपोथर्मिया नहीं होगा तो ए गलत है। सी में डेवलपमेंट डिले नहीं होगा बेबी को, एक्सेसिव साइज़ की वजह से ऐसा कुछ नहीं होता है। और रिस्क फॉर एस्पिरेशन के भी कोई चांसेस नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी. रिस्क फॉर इंजरी। क्वेश्चन नंबर 55. लॉन्गेस्ट डायमीटर इन द फीटल स्कल इज ए. सबमेंटोब्रैगमेटिक, बी. सबऑसिपिटोब्रैगमेटिक, सी. बाइफ्रंटल, डी. मेंटोवर्टिकल। करेक्ट ऑप्शन इज डी. मेंटोवर्टिकल। सबमेंटोब्रैगमेटिक का जो डायमीटर होता है वो होता है 9.5। सबऑसिपिटोब्रैगमेटिक का डायमीटर भी 9.5 होता है। बाइफ्रंटल का डायमीटर भी 9.5 सेंटीमीटर ही होता है। एंड मेंटोवर्टिकल जो है वो लॉन्गेस्ट डायमीटर है जिसका 13.5 सेंटीमीटर है, तो करेक्ट ऑप्शन है मेंटोवर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 56. द एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ अ क्लाइंट हैज़ अ ग्रीनिश टिंट. द नर्स इंटरप्रेट्स this to be the result of which of the following? A. Lanugo, B. Hydromenas, C. Meconium, D. Vernix. Correct option is C. Meconium. जैसे आप इमेज में देख सकते हो कि जो कलरलेस एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो नॉर्मल होता है, और अगर ब्लड स्ट्रीक्ड होता है इट मीन्स ट्रॉमेटिक टैप की वजह से है, एब्डोमिनल ट्रॉमा हुआ है उसकी वजह से है, या इंट्रा एमनियोटिक हेमरेज की वजह से है। अगर कलर येलो है तो हीमोलिटिक डिजीज़ है न्यूबॉर्न को। अगर डार्क ग्रीन है तो इसका मतलब कि म्यूकोनियम की वजह से है। अगर डार्क रेड ब्राउन है इट मीन्स फिटल डेथ है। तो ये थे एबनॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड के कलर्स। नंबर 57. मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ वेजाइनल ट्राइकोमोनियाज इज ए. सिफिक्सिन, बी. यूज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, सी. मेट्रोनिडाजोल, डी. जेंटामाइसिन। करेक्ट ऑप्शन इज सी. मेट्रोनिडाजोल। वेजाइनल ट्राइकोमोनियाज एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जिसका पॉजिटिव एजेंट है ट्राइकोमोनास वेजिनालिस। इसमें मेनली जो यूज़ करते हैं एज ए ट्रीटमेंट वो है मेट्रोनिडाजोल, जो कॉमनली यूज़ किया जाता है। डॉक्टर्स इसे 5 to 7 डेज़ के लिए ट्वाइस अ डे भी प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन अगर लार्जर डोज हो तो सिंगल डोज भी प्रिस्क्राइब करते हैं। So our next question is question number 58. A client who is 36 weeks pregnant comes to the clinic for a prenatal checkup. To assess the client's preparation for parenting, the nurse might ask which question? A. Are you planning to have epidural anesthesia? B. Have you begun prenatal classes? C. What changes have you made at home to get ready for the baby? D. Can you tell me about the meals you typically eat each day? Correct option is C. What changes have you made at home to get ready for the baby? Question number 59. After teaching a pregnant woman who is in labor about the purpose of episiotomy, which of the purposes stated by the client would indicate to the nurse that teaching was effective? A. Shorten the second stage of labor. B. Enlarge the pelvic inlet. C. Prevents perineal edema. D. Ensure quick placenta delivery. So correct option is A. Shorten the second stage of labor. Question number 60. Umbilical cord is attached to A. Fetal surface of placenta. B. Maternal surface of placenta. C. Near to the center of surface. D. Both A and C. Correct option is D. Both A and C. Umbilical cord कहाँ अटैच होती है? fetal surface of placenta में near to the center of the surface. तो both A and C जो है correct option है। 61. A 12-year-old boy is diagnosed with pneumococcal pneumonia
Which of the following would nurse expect to assess? A. Mild cough. B. Slight cough. C. Chest pain. D. Bulging fontanelle. Correct option is C. Chest pain. माइल्ड कफ एंड स्लाइट फीवर जो है वो हम कॉमनली असेस करते हैं वायरल निमोनिया में. बल्जिंग फॉन्टेनल हम इन्फेंट्स में देखते हैं मेनिंजाइटिस के केस में या फिर इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर के केस में. लेकिन ओल्डर चिल्ड्रन अगर न्यूमोकोकल निमोनिया के साथ है, कंप्लेंट के साथ है, तो फिर हम उसमें चेस्ट पेन ही असेस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 62. एन 11-year-old girl with celiac disease was discharged from the hospital. An appropriate teaching was carried out by the nurse if the parents are aware of avoiding which of the following? A. Chicken. B. Wheat. C. Milk. D. Rice. Correct option is B. Wheat. अगर कोई भी पेशेंट है, चिल्ड्रन है विद द डायग्नोसिस ऑफ सीलियक डिजीज, उसको हम वीट नहीं देंगे क्योंकि वीट जो कंटेन करता है ग्लूटेन कंटेंट. सो हम उसे वीट एंड वीट कंटेनिंग प्रोडक्ट्स जो है अवॉइड करने के लिए कहेंगे. बट चिकन, मिल्क एंड राइस दे डू नॉट कंटेन ग्लूटेन, सो इसको अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब वो ले सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 63. A nurse develops a plan of care for a child at risk for tonic-clonic seizure. In the plan of care, the nurse identifies seizure precautions and documents that which items need to be placed at the child's bedside. A. Emergency cart. B. Tracheotomy set. C. Padded tongue blade. D. Suctioning equipment and oxygen. Correct option is D. Suctioning equipment and oxygen. Next is question number 64. A nurse should withhold a scheduled dose of digoxin when apical pulse of a 5-year-old child falls below A. 60 beats per minute, B. 70 beats per minute, C. 90 beats per minute, and D. 100 beats per minute. Correct option is B. 70 beats per minute. जो नॉर्मल एपिकल पल्स होती है 5-year-old चाइल्ड की, वो होती है 70 to 110 beats per minute. If apical pulse is below 10 to 20 beats below normal level, then administration of drug is unsafe. Question number 65. A nurse is reviewing the laboratory result for a child scheduled for tonsillectomy. The nurse determines that which laboratory value is most significant to review. A. Creatinine level. B. Prothrombin time. C. Sedimentation rate. D. Blood urea nitrogen level. Correct option is B. Prothrombin time. So कोई भी पेशेंट है जो शेड्यूल्ड है टॉन्सिलेक्टमी के लिए, हम उसकी सबसे पहले कोगुलेशन स्टडीज़ देखेंगे, उसमें प्रोथ्रोम्बिन टाइम चेक करेंगे क्योंकि पेशेंट को हेमरेज के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं टॉन्सिलेक्टमी के बाद, जो कि एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है. इसलिए हमें प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है वो चेक करना है. क्वेश्चन नंबर 66. अकॉर्डिंग टू एरिक्सन्स psychosocial theory, what is the developmental task of a toddler? A. Autonomy and shame and doubt. B. Trust versus mistrust. C. Industry versus inferiority. D. Initiative versus guilt. So correct option is A. Autonomy versus shame and doubt. 67. Age of disappearance of rooting reflex is A. 3 to 4 weeks. B. 3 to 4 years. C. 3 to 4 months. And D. 2 years. रूटिंग रिफ्लेक्स कब डिसअपियर होती है, किस एज में डिसअपियर होती है? करेक्ट ऑप्शन है C. 3 to 4 months. Question number 68. If the birth weight of a newborn is less than 10 percentile for gestational age, then the baby is called A. Low birth weight baby. B. Preterm baby. C. Small for gestational age. And D. Premature baby. So correct option is C. Small for gestational age. जो भी बेबी स्मॉलर होते हैं यूजुअल अमाउंट फॉर द नंबर ऑफ वीक से, उसको हम बोलते हैं स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज. क्वेश्चन नंबर 69. A daycare nurse is observing a 2-year-old child and suspects that the child may have strabismus. Which observation made of the nurse might indicate this condition? A. The child has difficulty in hearing. B. The child consistently tilts the head to C. C. The child consistently turns the head to C. D. The child does not respond when spoken to. So correct option is
B. If the child consistently tilts the head to C. Next is question number 70. A clinic nurse reviews the record of an infant and notes that the physician has documented a diagnosis of suspected Hirschsprung's disease. The nurse reviews the assessment finding documented in the record, knowing that which symptom most likely led the mother to seek health care for the infant. A. Diarrhea, B. Projectile vomiting, C. Regurgitation of feeding, and D. Foul smelling ribbon-like stool. करेक्ट ऑप्शन है डी, फॉल स्मेलिंग रिबन लाइक स्टूल्स. क्वेश्चन नंबर 71. Molly with suspected rheumatic fever is admitted to the pediatric unit. When obtaining the child's history, the nurse considers which information to be most important? A. Fever that started 3 days ago. B. Lack of interest in food. C. A recent episode of pharyngitis. D. Vomiting for 2 days. Correct option is C. A recent episode of pharyngitis. Rheumatic fever डायग्नोज करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अगर पेशेंट को रीसेंट एपिसोड हुआ है फेरेंजाइटिस का, तो क्योंकि जो हमारी इन्नेट इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो सबसे पहले फेरेंजियल इन्फेक्शन करेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, rheumatic fever. After that it will lead to rheumatic fever. Question number 72. A 6-year-old child is admitted with nephrotic syndrome. Which of the significant nursing intervention is to be done daily by a nurse? A. Checking temperature. B. Measuring mid-arm circumference. C. Checking capillary refill. And D. Monitoring intake and output. The correct option is D. Monitoring intake and output. जो nephrotic syndrome के पेशेंट्स होते हैं उनमें हम मॉनिटर करते हैं इनटेक एंड आउटपुट ऑन डेली बेसिस, और हम वेट भी चेक करते हैं उस पेशेंट का डेली बेसिस पे, देखते हैं कि पेशेंट को एडिमा हुआ है, किस वजह से हुआ है, और इनटेक आउटपुट नॉर्मल है या नहीं है. क्वेश्चन नंबर 73. विच वैक्सीन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन चाइल्ड with history of convulsion? A. DPT. B. Measles. C. Typhoid. D. BCG. So correct option is A. DPT. Diphtheria, pertussis and tetanus. So जो DPT वैक्सीन है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है चिल्ड्रन में अगर किसी को भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, और ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है बिकॉज पर्ट्यूसिस कॉम्पोनेंट है वैक्सीन का, उसकी वजह से. Next question is question number 74. The test which is performed to find out whether a person is immunized or not against diphtheria is A. Montex test, B. Dick test, C. Vidal test, D. Schick test. So correct option is D. Schick test. So जो Montex test है वो हम ट्यूबरक्लोसिस के लिए करते हैं, और जो विडाल टेस्ट है हम वो टाइफॉइड के लिए करते हैं, और जो डिक टेस्ट है उसे हम करते हैं ताकि हम पता कर सके, वो इंडिकेट करता है कि पर्सन इम्यून है या नहीं है स्कारलेट फीवर के लिए, तो वो मेनली स्कारलेट फीवर के लिए हम डिक टेस्ट करते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 75. द कंडीशन इन विच टाइप ऑफ हेयर इज सीन ग्रोइंग ऑन द बैक इज A. Spina bifida cystica, B. Hydrocephalus, C. Spina bifida occulta and D. Epilepsy. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी. स्पाइना बाइफिडा ऑकल्टा. जो हमें ग्रोइंग हेयर्स दिखाई देते हैं बैक में वो मेनली हमें स्पाइना बाइफिडा ऑकल्टा में ही दिखाई देता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं स्पाइना बाइफिडा ऑकल्टा में. सो ये था पार्ट 3. आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे. अगर आपको फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पार्ट में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं. सो आज के लिए इतना ही. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड